हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के एमसीक्यू और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वो वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा। हमारा प्रथम प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है। देखिए, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ये 2.2 आता है, अर्थात ये एक प्रबल अम्ल होता है। देखिए, जिन भी रसायनों का पीएच मान 7 से कम होता है वो सभी अम्ल होते हैं। तो इस दृष्टि से नींबू का जो रस है ये भी अम्ल है, लेकिन इसके पीएच का मान 7 से बहुत ही कम है, 2.2 है, इसलिए ये एक प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, अमलगम किसे कहते हैं। देखिए, मिश्र धातु बनाते समय यदि एक धातु पारद मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखिए, मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु आप जानते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। अगर इस मिश्र धातु में एक धातु अगर हमारी पारद मरकरी या पारा है, तीनों एक ही चीज़ है, पारद भी बोल सकते हैं, मरकरी भी बोल सकते हैं, पारा भी बोल सकते हैं, Hg भी बोल सकते हैं, अगर वो है तो इस प्रकार बनी मिश्र धातु को हम धातु का अमलगम कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। देखिए, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यह एक प्रबल आबंध होता है। इसे आप इस तरीके से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, फ्लोरीन का एक अणु है F2। देखिए, जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, F और F मिलेंगे तो फ्लोरीन का अणु बन जाएगा। साइड में आपको फ्लोरीन परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 7, यानी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसके लिए फ्लोरीन का परमाणु भी ये चाहता है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा। जैसा कि पहले चित्र में दर्शाया गया है कि जो सेकंड नंबर का जो फ्लोरीन है, जो गोले से दर्शाया गया है, ये पहले वाले फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये बीच में जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, दूसरे परमाणु के पास में 6 टिमकियाँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक क्रॉस मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस ये 8 करना चाहता है, तो 8 करने के लिए इसे ये अपने पहले वाला जो फ्लोरीन है इससे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दूसरे चित्र में इसी प्रकार से पहला वाला जो है ये दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अर्थात ये दोनों जो होते हैं तीसरे वाले चित्र में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करते हैं। ये उसी तरीके की बात होती है कि जैसे दो दोस्त हैं और उनके पास में एक ही किताब है, तो कभी वो दोस्त उस किताब को ले लेता है, कभी वो ले लेता है, यानी वो आपस में उस किताब का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। उस किताब पर उन दोनों का बराबर अधिकार होता है। इसी प्रकार से जो परमाणु होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा कर लेते हैं, और इस तरीके से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ये सहसंयोजी बंध जो होता है बहुत ही प्रबल बंध होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न पर, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन सीमित वायु में किया जाए तो क्या होगा। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन सीमित वायु अर्थात वायु की कमी में किया जाए तो अपूर्ण दहन होगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजड़ी उत्पन्न होगी। कहने का तात्पर्य है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन किया जा रहा है, मतलब उसको जलाया जा रहा है, किसमें, वायु की कम मात्रा में। तो उस स्थिति में जब वायु की मात्रा कम होगी तो जो दहन होगा वो भी अपूर्ण होगा, पूरा नहीं होगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजड़ी उत्पन्न हो जाएगी। आइए चर्चा करते हैं पांचवें प्रश्न पर, पादप किस प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। देखिए, पादप जो है दो प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित गति होती है, वृद्धि पर आश्रित गति, जैसे कि पौधा बढ़ रहा है,
लंबाई में उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी शाखाओं में वृद्धि हो रही है, उसकी तने की मोटाई में वृद्धि हो रही है, उसकी जड़ में वृद्धि हो रही है, ये सब जो हैं ये वृद्धि पर आश्रित गति हैं। दूसरी जो गति होती है वो वृद्धि से मुक्त गतियाँ होती हैं। वृद्धि से मुक्त गतियों में जैसे कि उसके प्रतान निकल रहे हैं, ये वृद्धि से मुक्त गतियाँ होंगी। तो पादप जो है दो प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न पर। अपरा का कोई एक कार्य लिखिए। देखिए अपरा जिसे हम इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहते हैं। जब बच्चा युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद में भ्रूण बनता है और वो भ्रूण जो होता है वो माता के गर्भाशय में आकर के चिपक जाता है और माता से एक संपर्क स्थापित कर लेता है एक नाल के द्वारा। उस नाल को ही हम गर्भनाल भी कहते हैं, अपरा भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं। और उसी नाल के द्वारा जो भ्रूण होता है वो माता से अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है और श्वसन की क्रिया को संपादित करता है। तो अपरा का जो कार्य होता है वो पोषण प्राप्त करना, पोषण प्रदान करना और श्वसन में सहायक होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। लेंस किसे कहते हैं? देखिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। इसमें दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम अर्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, उसे हम लेंस कहते हैं। इसे आप चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझ। यहाँ देखिए दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हो गए। शुरू में देखिए ऊपर दो पृष्ठ हैं। इन दो पृष्ठों से बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम हो गया। पारदर्शी माध्यम मतलब इसके आर पार दिखेगा। नीचे भी दो पृष्ठ हो गए, इनसे बना हुआ है। ऊपर वाला उत्तल लेंस बनता है, क्योंकि अगर उभार वाले लेंस है, दोनों पृष्ठ गोलीय पृष्ठ अगर उभार वाले हैं तो उत्तल लेंस बनेगा। धसे हुए भाग हैं तो अवतल लेंस बनता है। उत्तल लेंस से जो बने हुए प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वस्तु से बड़े होते हैं और उल्टे होते हैं। अवतल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और वस्तु से छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेंस हो गया। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है? देखिए आवर्धन के मान में अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो इससे ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है और ये अवतल दर्पण में होता है। देखिए लेंस में तो उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण में अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उसका जब उत्तर लिखते हैं अपन तो वहाँ पर प्लस अगर माइनस का चिन्ह लग रहा है तो इसका मतलब कि जो दर्पण यूज हो रहा है वो अवतल दर्पण यूज हो रहा है। कई बार आपके प्रश्न आ जाता है कि जो है इसकी जो फोकस दूरी है वो -5 है, बताइए दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा वो अवतल दर्पण है। आइए चर्चा करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि दाहिना हाथ विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे आप चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं और उसको याद रखने में भी आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ पर इस चित्र में जो है वो दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम दर्शाया गया है। यहाँ पर हाथ के अंदर एक तीर पकड़ी हुई है। तीर जो है ये तो एक चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार हो गया। अंगूठा जो है ये चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को दर्शाता है और जो अंगुलियां हैं वो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा को दर्शाती है। तो किसी भी चालक तार में जो अंगूठा है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है और इसकी जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। इस तरीके से ये दक्षिण हस्त नियम। आइए चर्चा करते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। ओजोन परत के ह्रास को रोकने का कोई एक उपाय लिखिए। देखिए ओजोन परत हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल के ऊपर 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। समताप मंडल के ऊपर जो परत है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओजोन जो गैस है उससे बनी हुई है। ओजोन जो परत होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है।
पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। यदि वो हमारे शरीर को छू जाती हैं या उसके प्रभाव में हम रहते हैं तो हमें त्वचा रोग हो सकता है। अधिक लंबे समय तक रहते हैं तो कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, हमारे रेफ्रिजरेटरों से या कल कारखानों से एक CFC नामक रसायन निकल रहा है। CFC जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और अन्य भी ओजोन अवक्षेपकारी रसायन निकलते हैं। इन रसायनों के कारण ही जो है उस ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, उसमें छेद बनता चला जा रहा है। अर्थात ओजोन परत के ह्रास को रोकने के लिए विकासशील देशों को CFC और अन्य ओजोन अवक्षेपकारी रसायनों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में समझाए गए प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।